अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहां तहरीक इंसाफ को कानूनी और सियासी तौर पर वाइप आउट करने की मनसूबाबंदी है, वहीं पर एक ताकतवर बैनुल अक़वामी इदारा जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त शदीद ज़रूरत है, इसका PTI को कौमी धारे का हिस्सा मानना, एक्नॉलेज करना, क्या इस बात की दलील नहीं है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है जिसे मिटाना मुमकिन नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ IMF की। तहरीक इंसाफ के सरबराह के साथ IMF के कंट्री चीफ के साथ वाशिंगटन से वर्चुअल बातचीत हुई, मुलाकात हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ की इक़्तिसादी टीम भी बैठी। मुलाकात की अंदरूनी कहानी में ये पता चलता है कि IMF ने हुकूमत को जो $3 अरब का नया प्रोग्राम स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया है, इसके बारे में तहरीक इंसाफ से पूछा गया, जिस पर PTI ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान की नज़र में एक अच्छा जेस्चर दिया है। लेकिन जहाँ उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदे की हिमायत का ऐलान किया, वहीं अपना ये सवाल भी उस डेलीगेशन के सामने रखा कि पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर कराने की क्या ज़मानत देते हैं। तो IMF के वफ़द ने ये जवाब में कहा कि हमारी पाकिस्तान के बदलते जो हालात हैं इस पर गहरी नज़र ज़रूर है, लेकिन हम एक हद तक मुदाखलत कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ ने IMF के वफ़द से इलेक्शंस के हवाले से गारंटी मांगने की कोशिश क्यों की, या उनको क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो IMF के वफ़द से इलेक्शन के बारे में बात करें। IMF के वफ़द ने फिर मज़ीद कहा कि जो सारी सूरत हाल है अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड को बताएंगे और देखेंगे कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन बर वक्त कराने पर क्या राय रखते हैं। नाजरीन, अभी IMF के साथ मुआहदे की मंजूरी इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने देनी है, जिसका इजलास 12 जुलाई को होना तय है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस मुआहदे की मंजूरी को रोक सकता है या बर वक्त इलेक्शन को इस डील के साथ मशरूत कर सकता है। क्या वाकई ये ऐसा हो सकता है कि IMF इलेक्शन की टाइम को, इलेक्शन की डेट को या इलेक्शन के बर वक्त होने के इनेकाद को मशरूत कर दे पैसों से? ये बात किसी से ढकी छुपी तो नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता 1-1.5 साल में IMF के आगे ऐसे कैसे घुटने टेके, यानी उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं था। ऐसे में IMF तहरीक इंसाफ के बर वक्त इलेक्शन करवाने का जो अवलीन मुतालबा है उसके सामने आकर उसके साथ खड़ा होता है, तो रियासत पाकिस्तान के पास इनकार की क्या ऑप्शन बचेगी? अब ऐसा भी नहीं है कि माजी में IMF ने हुकूमत से हटकर सियासी जमातों से अपने मुआहदे की हिमायत ना मांगी हो। 1994 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी IMF ने इस तरह जाती हुकूमत से हट कर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया था। लेकिन फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF के मैंडेट में ये बात शामिल है कि वो इक़्तिसादी मॉनिटरिंग से हट कर सियासी मामलात को मुआहदे का हिस्सा बनाएं। तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी इस्तेहकाम की ज़मानत है, जबकि सियासी इस्तेहकाम शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन से ही मुमकिन है। तो क्या IMF इस बात पर कायल होकर पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो हुकूमत पाकिस्तान का रद्दअमल इसी तरह क्या सियासी इस्तेहकाम लाएगा? मैं बात करूंगी। मुझे डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब माहिर मौशियात ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक बताइएगा कि क्या आप ये तहरीक इंसाफ की मैच्योरिटी कहेंगे या उसको अप्रिशिएट करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, पिछले 1.5 साल में हुआ है, उसको उन्होंने बिल्कुल एक साइड पर रखकर पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए इस IMF के मुआहदे में किसी तरीके से रुकावट बनने की कोशिश नहीं की? कल जब IMF का वफ़द उनसे मिलने के लिए गया, वर्चुअल बातचीत हुई, तहरीक इंसाफ की टीम भी बैठी, तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट को एक साइड पर रखकर रियासत पाकिस्तान के लिए बात की? यकीनन शाजिया, ये पहला मौका है कि IMF की जो डील है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और हर हल्के की जानिब से किया गया, चूँकि पाकिस्तान पहली दफ़ा डिफ़ॉल्ट के इतना करीब पहुँच चुका था कि अगर खुदा न खास्ता ये डील मुमकिन ना हो पाती तो शायद इकनॉमिक कोलैप्स का शिकार हो जाता। और ये हर सियासी जमात जो है उसको बखूबी इसका अंदाज़ा है कि इलेक्शन के बाद कोई भी हुकूमत में आ जाए, किसी भी शक्ल का अलायंस हो, सिंपल मेजॉरिटी से आ जाए, उनको अगले 3 साल अभी IMF की ज़रूरत रहेगी। तो ना सिर्फ ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट बल्कि 2024 में एक को 3 साल का कम से कम मज़ीद मुआहदा करना पड़ेगा IMF के साथ, चूँकि अगर हम अपने अगले 3 साल की ज़रूरियात को देखें तो तकरीबन 90 से 95 अरब डॉलर हमें एक्सटर्नल असिस्टेंस में चाहिए, जो कि IMF के बगैर
एक पहाड़ जैसा टारगेट है जो पूरा करना। स्टैंड बाय अरेंजमेंट को तो हम फर्स्ट एड भी कह सकते हैं ना, कि जो पाकिस्तान की हालत हो चुकी है, अभी आपने भी कहा कि हम डिफॉल्ट के ध्यान पर पहुंच चुके थे, तो क्या ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट निगरान हुकूमत इसको लेकर चल पाएगी? निगरान हुकूमत से क्या बातचीत करना IMF मुनासिब नहीं समझता, इसीलिए तमाम सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करना ज़रूरी होती है? देखिए, अगर हम स्टैंड बाय एग्रीमेंट को एग्जीक्यूशन देखें तो ये $3 अरब जो है, तो उसका स्प्लिट यूँ बनेगा कि $1 अरब मौजूदा हुकूमत को मिल के हिस्से में आएगा, उसके बाद रिव्यू होगा, अगला जो $1 बिलियन है वो निगरान हुकूमत को मिलेगा, और तीसरा जो $1 बिलियन है वो मुंतखब हुकूमत को मिल रहा होगा। जो मौजूदा हुकूमत है अगले 4 से 6 हफ्ते में वो कोशिश करेंगे कि अगर कोई रेगुलेशन या कोई पार्लियामेंट से कुछ जो है वो चीज़ अप्रूव करवानी है तो वो कर ली जाए, चीज़ों पे इन प्रिंसिपल जो है वो डिसीजन हो जाए। निगरान हुकूमत इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट तो कर सकती है, लेकिन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन वो कोई पॉलिसी लेवल का इसमें चेंजेस या डिसीजन जो है बहुत बड़ा वो नहीं कर पाएगी। और जो अगली हुकूमत आएगी मुंतखब होके, उसको IMF का जो उसके बाद वाला प्रोग्राम है वो निगोशिएट करना है, वो उसकी तैयारी में लग जाएगी। तो निगरान हुकूमत तो जाहिर है कि बल्कि तमाम जो मुश्किल तरीन फैसले होंगे वो निगरान हुकूमत के हिस्से में आ सकते हैं, और निगरान हुकूमत बड़े आराम से उनको इम्प्लीमेंट करती रहेगी, चूँकि उसको कोई कॉन्स्टिट्यूंसी खोने का डर नहीं है। और यही वजह है कि IMF जो है वो इस वक्त, पहले तो ये सारी चीज़ें जो थी वो चैटम हाउस रूल में इन कैमरा मीटिंग्स होती थी, इस दफ़ा खुल में आ गई। इस तरह की मीटिंग्स पहले भी होती रही हैं, पहले प्रोग्राम्स में भी, जिसमें कि तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जा रहा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान, और ये जो IMF का प्रोग्राम है ये किसी पार्टी का नहीं, ये हुकूमत का है। पिछला प्रोग्राम भी हुकूमत पाकिस्तान का था, ये प्रोग्राम भी हुकूमत पाकिस्तान का है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये कमिटमेंट की है, और इसमें कोई सियासी ऐसी चीज़ ना आए जो कि इसको पोलिटिसाइज कर दे और इसको हॉल्ट कर दिया जाए। और चूँकि अब तमाम तीन बड़ी सियासी जमातों ने इस पे मेजॉरिटी का मुजाहरा किया, उन्होंने इस पे अपनी कंसेंट जो है वो दी है, तो कम से कम अब ये जरूर हो गया कि इन चीज़ों पे तो जो 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है, तो उससे पहले इसका मतलब IMF का इन सियासी जमातों से मिलना इसलिए ज़रूरी था कि ये जाना जा सके कि इनका कंसेंसस है, किसी के रिजर्वेशंस तो नहीं है इस प्रोग्राम को लेकर। तो अब 12 जुलाई अब हम समझें कि पाकिस्तान के लिए जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे, मंजूरी हो जाएगी। होपफुली मिल जाने चाहिए, कोई इतना बड़ा इसमें मैं इशू नहीं देख रहा, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वाला था वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब, चीन और UAE की मदद से वो प्लेजेस जो हैं वो भी शो कर दी। मेरा ख्याल है कि बोर्ड अभी तक आज की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो IMF की वेबसाइट पे फिलहाल पाकिस्तान का जो डिस्कशन है वो एजेंडा में नहीं है, बट आई होप कि वो अगले 1-2 रोज़ में एजेंडा में आ जाएगा, और पाकिस्तान को ये जो है IMF का लोन ये 1 जुलाई तक मिल चुका होगा। अब जो भी कमिटमेंट्स हैं, ये वो कमिटमेंट्स हैं जो पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान करता चला आ रहा है कि जी हम अपने अदारों का नुकसान जो है वो कम करेंगे, एनर्जी सर्कुलर डेट जो है उसको हम ख़त्म कर देंगे या रोक देंगे, हम नॉन टारगेटेड सब्सिडीज नहीं देंगे। और इस पे हर सियासी जमात जो भी अपोजिशन में रही है वो उसको अपोज करती आई, उस पर पॉलिटिक्स करती आई, वो कोई भी हो, खा वो मौजूदा PDM सेटअप है या माजी में PTI ने भी इस पे क्रिटिसाइज किया IMF पे जब वो अपोजिशन में थी। लेकिन ये पहला मौका है कि इस वक्त PDM में शामिल हुक्मरान इत्तेहाद और PTI जो कि अपोजिशन में बैठी है, ये सब मिलके इस प्रोग्राम को ऑन कर रही है, और वो इस चीज की लेकिन सियासी इस्तेहकाम को लेकर IMF की टीम पहले भी बात कर चुकी है। कल तहरीक इंसाफ ने भी इस पर सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन बर वक्त पर होंगे, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? तो क्या IMF इन बातों में, इन मामलात में सियासी मुदाखलत कर सकता है? इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम जाकर अपने बोर्ड से बात करेंगे, अपनी टीम को जितने भी आपके कंसर्न्स हैं बता देंगे। तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि IMF पैसे देने का जो मामला है $3 अरब इसको नथी कर दे, इसको मशरूत कर दे इस बात से कि आप डेट अनाउंस करें, आप हमें इस बात की यकीन दहानी कराएं कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे, बर वक्त होंगे? इन चीज़ों पे तो IMF और PTI जो कल मीटिंग में थे वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग IMF का ये मैंडेट नहीं है, और ना ही IMF इस तरह की कोई चीज़ जो है वो मुतालबे में रखेगा।
अगर पाकिस्तान ने अपनी तमाम प्रीरिक्विजिट पूरी कर ली तो $3 बिलियन का मुआहदा जो है वो तय पा जाएगा। अब हो क्या सकता है, यानी एक सिनेरियो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि लेट्स से कि इलेक्शन नहीं होते, मार्च 2024 तक भी इलेक्शन नहीं होते या मुंतखब हुकूमत नहीं आती, तो उस वक्त IMF जो है वो एक केयर टेकर हुकूमत के साथ वो निगोशिएशन नहीं करेगा अगले प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की जो 3 से 5 साल का प्रोग्राम जो है, जो कि एक्सटेंडेड फाइनेंस प्रोग्राम होगा, वो IMF उसी हुकूमत के पास करेगा जिसके पास एक लॉन्ग टर्म मैंडेट होगा, तो वो उसके साथ नहीं करेगा। लेकिन IMF जो है वो ये नहीं कहेगा कि जी चूंकि आपने इलेक्शन नहीं कराए तो मौजूदा जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो हम नहीं करते या उसको मुअत्तल करते हैं। अगला प्रोग्राम इससे जरूर इफेक्ट हो सकता है अगर उस वक्त तक एक मुंतखब हुकूमत ना हुई तो। मतलब कि अगर वक्त पर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो हमारा जो अगला प्रोग्राम है, हमें पैसों की ज़रूरत होगी, फिर इस चीज़ को मशरूत किया जा सकता है और वो ख़तरे में पड़ सकता है। हाँ, वो इलेक्शन के साथ नहीं मशरूत होगा, वो इस चीज़ से मशरूत होगा कि आपके पास कोई ऐसी हुकूमत हो जिसको आईनी तौर पे ये तमाम फैसले करने का हक हो और जिसको आईनी तौर पे इन तमाम फैसलों की ओनरशिप की जो है वो आइन उसकी इजाज़त देता हो। तो वो एक लॉन्ग टर्म हुकूमत है, जो भी आएगी वो उसके साथ अगला प्रोग्राम तय कर रहे होंगे। मौजूदा प्रोग्राम का इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, मेरे सारे मौशियात। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद शेर अली साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी। आबिद साहब, क्या तहरीक इंसाफ का जो कल रवैया रहा है, पॉजिटिव जेस्चर एक दिया है IMF के साथ, IMF तमाम सियासी जमातों से मिल रहा है, जो स्टैंड बाय उनका अरेंजमेंट है $3 अरब का, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है तहरीक इंसाफ ने। कि आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है पिछले 1.5 सालों में उसको बिल्कुल एक साइड पर रखकर उन्होंने इस मुल्क का सोचा है, मुल्क की इकॉनमी का सोचा है, मुल्क के अवाम का सोचा है? मैडम, इसमें पॉजिटिव जेस्चर की कौन सी बात है? ये वही लोग हैं जिनकी खुफिया वीडियोस पकड़ी गई, जो IMF को कहते हैं इनके वजीर खजाना कि ये पाकिस्तान के साथ डील न करे। इनके वज़रा आला जो 2 मेन इनकी हुकूमतें थी, उन्होंने खत लिख दिए, उन्होंने रियासत के साथ गद्दारी की इन हुक्मरानों ने। तो ये तो जब इनके गले और हलक को चीजें पहुंच गई और ये फिर मजबूरन वो सरेंडर किए हैं। लेकिन मुझे बताएं कि जब वो इक़्तिदार में थे, जब उनको करना चाहिए था, मुल्क की उनकी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 4 महीने पहले जो काम होना था, इनका वज़रा खजाना ने लिखे, खत लिखे, इनकी हुकूमतों ने खतूत लिखे। आप मुझे बताएं कि ये मुल्क मिशनरी के मुताबिक नहीं है, तो अब ये बैठ के कह दें कि जी ये ऐसे हो जाए, तो ये कौन सा इन्होंने एहसान कर दिया हम पे? इन्होंने कौन IMF के प्रोग्राम में जो लेट हुआ, आपको पता है डार साहब पिछले साल सितंबर में आते हैं, वो इंतजार ही करते रहे, वो हमेशा कहते रहे हम तो IMF के बगैर भी चल सकते हैं, प्लान बी भी है हमारे पास। वो पता नहीं 4 महीने वो किस चीज का इंतजार करते रहे? डिले तो आप लोगों की तरफ से भी था। शादी बीबी मुल्क जिस खस्ता हाली में मिला, तो ये डार साहब की अनसक मेहनत है, बल्कि हमारी पूरी जो PDM की हुकूमत है, जो हमारे अलाइज है, उनकी मेहनत है सबकी। और ये हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया, रियासत को बचा। जनाब, आप लोगों ने अपनी ख्वाहिश पर लगाया ना, किसी ने जबरदस्ती तो आप ख्वाहिश पे नहीं लगाया। बीबी ख्वाहिश पे लगाया होता तो हम उस वक्त को दस्ते के इलेक्शन में हराया, हमने उसको मियाँवाली हमने उसको खानेवाल के इलेक्शन में हराया, हर इलेक्शन के अंदर शिकस्त दी। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो अदालतों का रवैया रहा, जो जजेस का रवैया रहा, ये अभी हामिद खान साहब की आप स्टेटमेंट सुन लें कि हामिद खान साहब उस वक्त उन्होंने कहा कि किस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले मैनेज किए गए, तो फिर जिन लोगों ने फैसले मैनेज किए हैं उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? उन जो लोग बैठे हैं अभी अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की पीठ के अंदर पूरा घोंपा, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? तो ये चीजें तो आप क्या इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ फिर तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक वहाँ बैठे बैठे सारी सजाएं उनकी माफ नहीं हो जाती? तो इसमें सजाएं आपने मुझे बताया कि इंसाफ पर मबनी सजाएं दी गई हैं क्या? अकामा पे सजाएं दी जाती हैं?
आप तो उन्हीं अदालतों को आकर फेस करें, उनकी सजाएं खत्म हो जाए। जी हाँ फेस, लेकिन वो लोग बैठे हैं अभी जिन्होंने उनके खिलाफ फैसले किए, बुगदे माफिया के रखते हुए फैसले किए। कैसे भूल जाए JIT बनाई गई, कैसे भूल जाए एक मॉनिटरिंग जज बैठा ऊपर, कैसे भूल जाए जो उसकी व्हाट्सएप कॉल पकड़ी जाती है, कैसे ये गैर कानूनी क्या फैसले भूल जाए। ये फैसले होते हैं आजाद मुल्कों में, ये फैसले होते हैं आजाद रियासतों में। आप जो जब आपका दिल चाहे, तो जब आपकी अदल और इंसाफ बिकेगा, जब आपका अदल और इंसाफ कंप्रोमाइज होकर इंसाफ के फैसले, तो आज़ाद रियासतों में सियासी जमातें एक दूसरे का मुकाबला करती हैं। किसी एक सियासी जमात को वाइप आउट करने के लिए इस तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, बजाय इसके। शाजिया बीबी आप बोलती जब नवाज शरीफ को वाइप आउट करने की कोशिश की गई, काश शाजिया बीबी आप बोलती जब हमारे मुस्लिम लीग नून के जो जितने हमारे कैंडिडेट्स है हनीफ अब्बासी को रात के 12 बजे सजा दी गई, काश आप बोलती जब हमारे तो उन्हीं अदालतों से फिर इंसाफ भी मिल गया ना, उन्हीं अदालतों से रिसीव 90 दिन की हुकूमत खानों में नैब की अदालतों में रखा गया। काश आप ये नैब हमने तो नहीं बनाया, इसी नैब को तो खत्म करने की बातें हमेशा आप करते रहे हैं ना। सुने अब आप सुन ले बात को। ये बीबी काश आपकी सहाफत जागती, ये सवाल जो आप मुझसे कर रही है, काश ये सवाल आपने किए होते, काश ये सवाल आपने PTI की हुकूमत नैब इमरान मेरी भी सुन लेना सर। ये नैब ने तो नहीं बनाया था कि ने नैब बनाया था। ये नैब को सियासी जमातें किसके खिलाफ इस्तेमाल करती रही है? नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए। नैब को खत्म करने की बात कौन करती रही है? पीपल्स पार्टी करती रही है, नून लीग करती रही है। कौन जस्टिस जवेद इकबाल को कौन मलाइन करता रहा? किसने वीडियो दिखा के फैसले करवाते रहे? जिसने इस मुल्क में गलत किया, जिसने इस मुल्क में इदारों को इस्तेमाल, सुन लेना किसने फैसले करवाए उनके खिलाफ, सुन लेना, आप बताएं। सुन लेना। जवेद इकबाल कहते थे कि अगर मैंने फैसले किए तो आधी PTI की हुकूमत खत्म हो जाएगी। काश आप उस वक्त ये पूछ लेती, काश आप जाग देती उस वक्त। तो सुन लेना, आपने हमारी हुकूमत को इलीगली हटाया, फिर मुस्लिम लीग नून हमने नहीं अदालतों, ये सवाल आप अदालतों से करें ना, ये सवाल आप अदालतों से करें। नहीं, आप मुझे बताएं कि आप उस जब नवाज शरीफ को इस मुल्क में जिसने इदारों को इस्तेमाल किया, बात तो मेरी भी सुन लेना सर। इस मुल्क में जिसने इदारों को इस्तेमाल किया, अपने फवायद के लिए किया, मुल्क के बरखिलाफ जाके किया, चाहे वो कोई और है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने भी किया बिल्कुल जितने भी लोग हैं लाना चाहिए उनको अवाम के सामने, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को 1-1 बिलियन के लिए अपनी इज्जत और साख को दांव पे लगाना पड़ा। आबिद साहब, तो ये इस मुल्क में इलेक्शंस तब तक डिले होंगे जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। इलेक्शन अपनी मियाद के टाइम पर होंगे, कानूनी तौर पर होंगे। जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसी प्रोसेस को पूरा कर, इलेक्शन अपनी मुद्दत पे होंगे। आईनी मुद्दत जब हुकूमत की खत्म होगी तो जो एक प्रोसीजर है उसी के तहत ठीक है। प्रोसीजर तो पंजाब का भी होना था, प्रोसीजर तो KP का भी होना था। चले उसको तो जरा साइड पर रख दिया। मेरी बात सुन लेना, आप मेरी बात सुन ले। जब हमजा शहबाज साहब उतारा गया, आप उस वक्त रोके जब हमजा शहबाज साहब के वोट काउंट करा के आपने उनको DC मेरी बात सुन ले। मुस्लिम लीग उनको DC के लिए किया। मुस्लिम लीग आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की गई। बीबी रीराइट, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रीराइट करने की कोशिश की गई। ये आपको किसने अथॉरिटी दे दी? आपने बाईपास करने की कोशिश की पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के फैसलों को। ये नहीं जमहूरी निजाम में चलता। बीबी होश के नाखून ले, आप लोग हैं लोगों की, आप लोग हैं माइंड बनाने वाले। आप लोग मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुने। आप लोग ये कहते हैं ना कि नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक उनकी सजाएं माफ नहीं होंगी, और तब तक हम इलेक्शन जीतना आप लोगों के लिए मुश्किल है जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे? इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं लड़ सकती। वोट नवाज शरीफ पर है, वोट नवाज शरीफ की है। अभी तक बड़े लोग आए नवाज शरीफ को मिटाने के लिए, अल्लाह ताला ने आज उनका नामो निशान नहीं रखा, लेकिन नवाज शरीफ तो है सियासत के अंदर, सियासी मैदान में।
अल्लाह के फजल करम से वो मसला ये है कि हर कोई अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का तस्करा करता है। आप देखें अब जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, क्या वो दुरुस्त हुआ है? जो कराची में मेयर के इंतखाब के वक्त हुआ है, क्या वो दुरुस्त हुआ है? उस वक्त नून लीग क्यों नहीं बोली कि जिस पार्टी के बोलती? हम तो बोले जहाजों में हमारे एमपीओ को उठा के हम तो बोलते हैं अक्सरियती जमात को क्लियर नहीं बदल गया। हमने तो सिंध हाउस में जो हुआ हम तो उसमें भी बोले। चीफ मिनिस्टर नून लीग का बनता था, उस वक्त आपकी आंखों में क्या मोतियां है वो तो नहीं बोलते थे। आप अपने आप मेरी बात सुने, आप जरा थोड़ा सा तमीज के दायरे में रह के बात करें। मैं आपको बड़ी रिस्पेक्ट में बड़ी इज्जत के साथ बात कर रही हूँ। ये क्या तरीका है? आप नहीं आपने ये क्या बात की? आंखों में किसकी आंखों में मोतिया उतरा हुआ था? आप एक पढ़े लिखे इंसान है कि नहीं? आंखों में आ गए नहीं, आप पढ़े लिखे इंसान नहीं है। आपको आप एक नेशनल टीवी चैनल पर बात कर रहे हैं और आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? आप मेरे से इतनी ऊंची आवाज में आप ना बोले, मैं उस तरह का नहीं हूँ जो ऊंची तो आप भाग जाएं, आपकी मर्जी है। मैं क्यों भागूं? आप भाग जाए। मैं क्यों मैंने तो आपको इज्जत दे के बुलाया है सर। सर मैंने आपको इज्जत दे के बुलाया है। ऊंची आवाज में आप ये तहजीब के दायरे में रह के बात नहीं कर रहे। नहीं, आपको किसने इख्तियार दे दिया? आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप इस तरीके से बात करें? अवाम ने इख्तियार दिया। क्या नहीं, आपको किसने इख्तियार दिया? कि अवाम ने आपको बदतमीजी का इख्तियार दिया है? बात करूं, अवाम ने आपको बदतमीजी का इख्तियार दिया है? आप बदतमीजी कर रही हैं। आप बदतमीजी कर रहे हैं। लहजे को देखें, आप बदतमीजी कर रही हैं। आपने बदतमीजी शुरू की है जनाब। मैंने आपको इज्जत दे के बुलाया है प्रोग्राम में। आप होते कौन है कहने वाले आंखों में मोतिया उतरा हुआ है? आप पैसे लेके आते हैं नून लीग वाले? नून लीग, हाँ तो इज्जत दी है ना, इज्जत दी है, इज्जत दी है। आराम से प्यार से बुलाया आपको, तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं कौन सा आपका पीछे लेकर 10,000 फोन? नून लीग वाले पैसे लेके आते हैं, आपके पीछे नून लीग वाले पैसे लेके आते हैं प्रोग्राम्स में। नहीं, आप मुझे बुलाएं कि आप मुझे बुलाया जी, आप तो बात कर रहे हैं ना, सवाल जवाब हो रहा है ना। ये जलसा नहीं हो रहा सर, ये जलसा नहीं हो रहा, ये टॉक शो है, इट्स अ न्यूज़ शो। टॉक शो है तो फिर तो आराम से बात करें ना। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको अवाम ने इख्तियार दिया? किस चीज का इख्तियार दिया अवाम ने आपको? बदतमीजी करने का? बोलने का मुझे सर प्लीज थैंक यू सर, प्लीज थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। अपना लहजा दुरुस्त करें, फिर अवाम के पास जाने की करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आजकल जहां पाकिस्तान का कुल ज़र मुबादला 5 अरब डॉलर्स के करीब बताया जाता है, वहीं पिछली हुकूमत में दिए गए 3 अरब डॉलर्स के कर्ज़ों का खूब चर्चा है। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी माजी में कर्ज़ों की मद में दिए गए इन 3 अरब डॉलर्स को आजकल ख़बरों का हिस्सा बनाए हुए है, जैसे इसमें बहुत बड़ी करप्शन या तहरीक इंसाफ हुकूमत की मिली भगत शामिल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कर्ज़ों का फ्रांसिक ऑडिट कराने का हुक्म दे रखा है, जबकि बिला सूद कर्जे लेने वालों की लिस्ट को पब्लिक भी करने पर जोर दिया जा रहा है। अब मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ ये कर्ज़ है क्या और किन को दिए गए थे। पीटीआई के दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक की एक फाइनेंशियल स्कीम थी जिसे टेम्परेरी इकनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी कहा जाता है। स्टेट बैंक ने ये स्कीम 2020 और 2021 में, जब कोविड था और कोविड की वजह से माली मुश्किलात का शिकार कारोबारी कंपनियां और सनतें जो थी उनके लिए स्कीम निकाली गई थी, ताकि वो कमर्शियल या प्राइवेट बैंकों से ना होने के बराबर शरह सूद पर कर्ज लेकर ज़रूरी जो अपनी मशीनरी है उसको इम्पोर्ट कर सकें। कोरोना के मुश्किल दौर में स्टेट बैंक के इस इकदाम की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की गई थी, लेकिन अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन 3 अरब डॉलर्स का कर्ज लेने वाले 628 अफराद की स्टेट बैंक से लिस्ट मांग रही है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक का ये कहना है कि ये जो मालियाती स्कीम थी इसके तहत कर्ज हासिल करने वालों का जो डाटा है इसको शेयर करना बैंक्स और क्लाइंट्स के दरमियान राजदारी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने जैसा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कार्रवाई पर माहिरीन भी बहुत सवाल उठा रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने दायरेकार से बाहर निकल कर खेल रही है। इससे कारोबारी बरादरी का जो एतमाद है वो भी मजरूह होने का खदशा है। सवाल उठता है कि कल तक
जिस मंसूबे की तारीफें हो रही थीं, इस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं आज? अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तलब करने के बावजूद स्टेट बैंक ये डेटा देने से इनकार करता है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करेगी? क्या ऑप्शंस हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास? क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास इस चीज़ के शवाहिद हैं कि इस स्कीम को गलत इस्तेमाल किया गया, इसका गलत फ़ायदा उठाया गया? क्या महज सियासी बुनियाद पर इन कारोबारी शख्सियात को निशाना बनाना ज़रूरी है या बनाया जाना चाह रहे हैं ये लोग जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इन कर्ज़ों से मुस्तफ़ीद हुए? मैं बात करूँगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है शेख रुहेल असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, जो सवालात उठाए जा रहे हैं माजी में कोविड के 2 सालों में जो दिए गए बैंक्स की तरफ से जो कारोबारी तबका था, क्या कुछ शकूक व शुबात हैं कि उन पैसों में खुर्द-बुर्द की गई या ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल हुए या उसका गलत फ़ायदा उठाया? क्या शकूक व शुबात हैं जिसकी वजह से आप लोग ये सवाल उठा रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में? बुनियादी समझने की बात जो है ना कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ये इशू क्यों लिया। अब जहां पे भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा जाएगा और वो गलत इस्तेमाल होगा, उसमें जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो उस पर अपनी कॉग्निस लेगी। अच्छा, अब देखना ये है कि ये जो 300 अरब डॉलर आप कह रही हैं या जो हुई थी 300 अरब डॉलर की, बुनियादी तौर पर था क्या? 3 अरब। एक तरफ आप ये कहते हो कि मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, 3 अरब डॉलर जो था वो असल हकीकत क्या है? अच्छा, वो क्यों दिया गया? असल बुनियाद है ना कि वो क्यों दिया गया। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि कोविड के दरमियान लोगों का कारोबार बंद हो रहे थे, एक अलग स्कीम थी। वो स्कीम एक अलग थी कि लोगों को कहा गया कि आप पैसे लो और पैसे देके अपने मुलाजमीन को आप खाएं दो। ये बिल्कुल डिफरेंट स्कीम थी। अब ये स्कीम क्या थी? ये स्कीम ये थी कि आप पैसे लो और अपनी मशीनरी जो है उसकी एडिशन करो। तो आपका काम चल नहीं रहा, आप एडिशन करते हैं। ये बड़ा अजीब सा ना। अच्छा, फिर उसके बाद बल्कि मैंने ये बात उठाई थी कि स्टेट बैंक को क्या इसमें कबाहत क्या है कि अगर आप नाम देते हैं तो इसमें कबाहत क्या है? वो कहते हैं क्लाइंट्स और बैंक्स के दरमियान एक जाहिर है एक प्राइवेसी होती है, उसको तो वो इफेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपसे एक सवाल ये भी उठा लेता हूँ कि आपको याद होगा कि नैब का एक कानून था जिसमें नैब जो थी वो बैंक से, प्राइवेट बैंक से भी अपने उन लोगों का जिन लोगों के खिलाफ कोई क्वेश्चन था या उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई थी तो उससे वो बैंक से उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो थी वो तलब करते थे और बैंक उनको स्टेटमेंट देते थे। अब देखना ये है कि ये 628 लोग कौन है, ये कौन सी इंडस्ट्री थी जिसको फैसिलिटेट किया गया कि तुम और मशीनरी में ये जो पैसा दिया गया 300 अरब डॉलर, ये था अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। अच्छा, अब वहां तो कारोबार आपके बंद हो रहे थे और आप नई मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए पैसे लोगों को दे रहे थे। अच्छा, उस वक्त था आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 9%। हाँ। तो आपने उस वक्त दिया 5% पे, फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 7%। फिर आपने उसमें बहुत सारे कर्जे ऐसे थे जो सामने चीजें आई हैं कि उस पे 3% पे भी दिया गया। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब सी बात है, कमाल है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि आपका मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, बजाय इसके है कि जब आपका दवाई बर्बादी फिर रही थी तो आप एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को आप फैसिलिटेट करते, उनको ज्यादा आप फैसिलिटीज देते। अब वो मामला तय हो गया है कि इन कैमरा अब वो आपको लिस्ट भी देंगे और बताएंगे कि किस हस्ती ने कितना पैसा लिया। अच्छा, अब जब तक वो लिस्ट नहीं आएगी, मैं आपको गुजारिश करूं, आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते जब तक वो लिस्ट नहीं आएगी। अच्छा, जब वो लिस्ट आपके पास आ जाएगी, जब वो नाम आ जाएंगे कि फला शख्स ने, फला इदारे ने, फला कंपनी ने इतना पैसा लिया, देन व्हाट? फिर वो बात क्लियर हो जाएगी वो किस किस्म का कारोबार कर रहा था और कितनी मशीनरी उसने इंपोर्ट की और वो कितना पैसा दिया गया, उसको किस तरीके से किया गया। अब ये चीजें जो है ना, ये सवालात है आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ द लिस्ट।
ठीक है, ये तब सवाल उठेंगे। तो अभी तो कुछ सवाल उठा ही नहीं है। सही। तो मैं कर दूं, जो PSC है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की पैसा है, जो लोगों का पैसा है, टैक्स मनी है, उसको सिक्योर करना। सही। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको स्कीम बनाए और स्कीम बनाने के बाद आप बेशक जो मर्जी कर दे। अब देखें, अब मैं आपको गुजारिश करूं, अब स्टेट बैंक कहता है कि उन्होंने स्कीम बना दी। स्टेट बैंक हैज नो पावर, स्टेट बैंक हैज नो पावर एंड उनकी फंक्शन ही नहीं है, उनकी डोमेन नहीं है। सही। अब ये अगर ठीक है, हुकूमत ने बनाई है तो जब हुकूमत हैज टू क्लियर आउट कि ये क्यों किया गया, कैसे किया गया। मैंने आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताई है कि ये सारा का सारा पैसा आपको मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए दिया गया, जिसको अगर इस्तेमाल किया तो उसका ब्लैक एंड व्हाइट में तो होगा सब कुछ। सही सही। बहुत शुक्रिया शेख रुहेल असगर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इस बार हमसाया मुल्क भारत में शेड्यूल है और इसी शेड्यूल ने एक सवाल, एक गैर यकीनी सी पैदा कर रखी है कि आया पाकिस्तान की जो टीम है इस वक्त कप खेलने के लिए, वर्ल्ड कप के लिए भारत जाती भी है या नहीं। क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने तो मुख्तलिफ बहाने, कभी सिक्योरिटी थ्रेट्स तो कभी दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को जवाज़ बनाकर 2006 के बाद से पाकिस्तान आकर खेला ही नहीं और साफ साफ इनकार करके खेल को खेल ही नहीं रहने दिया। अब पाकिस्तान की बारी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जाने या ना जाने का फ़ैसला खेल से निकाल कर फ़ैसला साजों के हवाले कर दिया है। यानी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई गई है जो फ़ैसला करके प्राइम मिनिस्टर को बताएगी कि पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने भारत के मैदानों में जाएगी या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर वाज़ेह कर चुका है कि कौमी टीम को भारत जाने और मैच वेन्यूज़ के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की क्लियरेंस चाहिए और हुकूमत का जो भी फ़ैसला होगा हमारा भी वही फ़ैसला होगा। जिस वक्त पाकिस्तानी हुकाम ये फ़ैसला कर रहे होंगे उस वक्त यकीनन उनके जहनों में ये बात ज़रूर होगी कि ये जो एशिया कप अगस्त में पाकिस्तान में होना है, इसमें पाकिस्तान ना आकर खेलने की बात भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो पहले ही कर चुका है। भारत तो इनकार कर चुका है कि हम तो अगस्त में आके पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलेंगे और ऐसे में टीम पाकिस्तान को इंडिया भेजना ये और भी मुश्किल फ़ैसला होगा। नाज़रीन, ये बात काबिल गौर है कि पाकिस्तान और भारत न सिर्फ क्रिकेट के मैदान में रिवायती हरीफ हैं बल्कि और भी मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ तनाज़ात हैं। मसला कश्मीर दोनों ममालिक में तनाज़े की बुनियादी वजह है और तो और भारत अपनी इंतहा पसंदी की वजह से बरसग़ीर में क्रिकेट जैसे मकबूल खेल को भी सियासत ज़दा कर चुका है। भारत एक अरसे से सियासत हो या खेल पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर तनहा करने के मिशन में जुटा हुआ है। ऐसे में भारत जाकर खेलने के हवाले से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या कहती हैं? जैसे भारत की ज़िद पर पाकिस्तानी मेज़बानी में होने वाला एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर होने जा रहा है, श्रीलंका में होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इस इनकार पर वर्ल्ड कप मैचेस भी भारत से बाहर किसी दूसरे मुल्क में हो सकते हैं? इत्तलात के मुताबिक तो पाकिस्तान ने ये फरमाइश तो की लेकिन भारत ने और ICC ने साफ इनकार कर दिया कि मैचेस तो भारत में ही होंगे। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, मारूफ खिलाड़ी मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। मोहसिन साहब, ये बहस के पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल में जब भारत इनकार कर चुका है कि भाई हम तो अगस्त में एशिया कप खेलने नहीं आ रहे हैं और हमने तो वेन्यू भी चेंज कर दिया, हमने तो उनकी ये भी बात मान ली, हम तो श्रीलंका ले गए वेन्यू, तो ऐसे में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए भेजना चाहिए या नहीं? जी, पहली बात आपको वालेकुम सलाम, सारे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। शाज़िया, अभी जो आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी बात कही कि हमने इस पोजीशन में हम हैं कि हम हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं। ये पोजीशन इस वजह से आज बनी है कि पास में हमने अपना स्टैंड नहीं लिया। अगर हम सॉलिड स्टैंड लेते, पास में भी आपको पता है बहुत दफ़ा ये हो चुका था कि इंडिया ने यहाँ आने से मना कर दिया था और पाकिस्तान खेलने चला गया था। जब हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे करेगा?
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान इंडिया का एक तो मामला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूँ, दूसरे हवालों से तो होता ही है पॉलिटिक्स के हवाले से, कि ये दोनों वाहिद टीम है जब इनका टूर होता है या इनके मैचेस होते हैं कहीं पाकिस्तान में या इंडिया में, तो दोनों गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए यस की, तो उनकी भी और हमारी भी। तो हमारी गवर्नमेंट जब तक हमको पनिशमेंट आई बेग यू पार्डन परमिशन देती है तो फिर हम खेलते हैं। अब उनकी गवर्नमेंट ने आई थिंक वो किया है कि वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। आई थिंक इसका बेस्ट तरीका शाजिया, मैं जो फील करता हूँ, जो थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है अल्लाह के फजल से, इस मामले को बड़ी खूबसूरती से हल करना चाहिए था कि देखिए एशिया कप के लिए हमने आपको ओके दे दिया कि हम आ रहे हैं खेलने आपके पास, सॉरी वो लोग हमारे पास नहीं आ रहे, वर्ल्ड कप में हम आपके पास खेलने आ रहे हैं। मतलब ये क्या हमने वेन्यू चेंज कर दिया ना एशिया कप के लिए? हाँ एशिया कप का तो चले पहले उस पर ये कह देता हूँ, आप जो बात कह रही हैं उस पर आप स्ट्रेस कर रही हैं, पाकिस्तान में मैंने जो सुना है कि 3 या 4 मैचेस हैं एशिया कप के, सिर्फ सारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट कर दिए। आई मीन ये तो एक बहुत ही अफसोस की बात मैं कहूँगा एज अ पाकिस्तानी पहले और फिर एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, कि मैं मेरे कंट्री की क्या ये रिस्पेक्ट है कि जी आप एशिया कप जो यहाँ होना था वो पूरा श्रीलंका ऑलमोस्ट पूरा 90% शिफ्ट वहाँ कर दिया है, प्लस हमने वर्ल्ड कप के लिए ऑलरेडी जाने के लिए हाँ कर दी है। यहाँ हमारे और ये पास की प्रॉब्लम है जो चली आ रही है अभी तक। ये उस वक्त मैं बहुत से प्रोग्राम में मैंने कहा था कि देखिए अगर आप उनसे एक बड़े प्यार से इज्जत से, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ एक चीज़ में कि अगर आपको इज्जत चाहिए तो पहले इज्जत दो, हम सामने वाले को इज्जत दें, उनको बैठ के आराम से आईसीसी को इन्वॉल्व करके वर्ल्ड कप का जो मैटर है एशिया कप में तो चलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल आती है, उनके साथ बैठ के आप सारा कुछ तय करें, लेकिन आप उनसे करते कि देखिए अगर आप हमारे मुल्क में खेलने नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे? हमारे मुल्क की सिक्योरिटी अभी आपको पता है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, खासतौर पर ये 3 जो टीमें इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान आने से मना कर दिया था। ये तीनों टीम्स ने टूर किया है पाकिस्तान का, जबरदस्त सीरीज हुई है डिफरेंट शहरों में, ये भी नहीं कि कोने में एक शहर में सारी कुछ, लाहौर में या कराची में या पिंडी में एक जगह करा दिया, 4-5 डिफरेंट शहरों में दोनों खेल के गए। यहाँ से ट्रिमेंडस सिक्योरिटी था। जब पाकिस्तान सिक्योरिटी का इंतजाम करता है तो हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स और दूसरे जो सिक्योरिटी के इदारे इतनी जबरदस्त। मोहसिन साहब अगर जज्बात में आकर पाकिस्तान इनकार कर देता है कि आप हमारी बात नहीं मान रहे, आप तो वेन्यू भी हमारे लिए वर्ल्ड कप के मैचेस का चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें नुकसान आप नहीं समझते हमारा होगा, हमारे खेल का होगा, या जज्बाती तौर पे फैसला करना चाहिए? नहीं देखिए खेल का आपका, आप क्यों ये कह रहे हैं कि हमारा फैसला होगा अगर हम मना कर देंगे? मना नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ मना करें, ये चीजों की सिचुएशन में हम लेके क्यों आए अपने आप को? जैसे याद है आपको बिग 3 बना था, तो बिग 3 था जो हमारे क्रिकेट बोर्ड में साहब इन्वॉल्व भी हो गए थे जिनको कर दिया गया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अगर क्या कहते हैं भी बनना पड़े तो वहां जाके खेल ले, उनके साथ मिल जाए। और भाई तुम्हें क्या हो गया? अगर तुम्हें पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल नहीं है तो हमें अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल है। और वो क्रिकेट बोर्ड में उनको चेयरमैन बना दिया गया था जिन्होंने ये पाकिस्तान को एक तरह से मैं समझता हूँ कि गाली दी थी कि अगर आपको क्या ऐसे अल्फाज थे, अच्छे अल्फाज नहीं थे, क्या ये भी होना पड़े तो आप जाके उनके साथ मिल जाएं, आप पैसा लें उनसे, पैसा बहुत जरूरी है। मैं भेजता हूँ ऐसे पैसे के ऊपर अपने मुल्क के स्टेक के ऊपर, लेकिन अगर मैं होता तो अगर आप चेयरमैन होते तो आप क्या फैसला करते? आप भी गवर्नमेंट पर छोड़ देते, वजारत खारजा पर छोड़ देते, प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ देते, हुकूमत पर छोड़ देते? आपकी अपनी राय क्या होती? जी बिल्कुल, आपने अगर मैं उस पोजीशन पे होता तो मैं सीधे से पहले अपनी गवर्नमेंट के जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे जैसे आज हैं उनके साथ में बैठ के डिस्कशन करता कि देखिए कार्ड्स को प्ले कीजिए, 1 2 3 4 ये चीजें हैं, इसमें से हमें क्या पिक करना है क्या नहीं करना है। हम बिल्कुल जाने को तैयार हैं, वो हमें सिक्योरिटी देते हैं वहाँ पे, बिल्कुल शौक से हम जाएंगे, लेकिन उनको भी आना पड़ेगा। हाँ, जिस ज़माने में आपको याद होगा कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो गई थी तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवर्नमेंट को कह दिया था कि आप किसी टीम को अभी ना बुलाएं, नहीं बुलाया था। अब हमारी है लाइक आई सेड इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो गोरे हैं, जो गोरे आने से यहाँ घबराते थे, वो आके पूरी सीरीज खेल के गए। इंडिया और पाकिस्तान का नो डाउट इस वक्त देखिए ये मैच जो होता है इंडिया पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ इनका गुल्ली डंडे का भी मैच हमारा होता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा एक हाइप बन जाती है उसकी दुनिया भर के, बल्कि जो ये तो एशेज जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की होती है उसको के ऊपर भी चला गया। इतना ज़बरदस्त ये पाकिस्तान इंडिया जो क्लैश होता है किसी भी टूर्नामेंट में या सीरीज़ में
तो इसकी क्वालिटी थी। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट को पहले कन्विंस करता कि देखिए, इज्जत दे के इज्जत लेके इस तरह हम काम करेंगे कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं, आपको भी हमारे पास आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते, कोई या तो सॉलिड रीजन हो, लाइक आई सेड के हमारी गवर्नमेंट को खुद कह दिया गया था कि अभी आप टीम को नहीं बुला रहे, लेकिन जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी दी तो आप समझते हैं कि इंडिया की लॉबी इस वजह से ज्यादा स्ट्रांग है कि इंडिया बिग 3 का हिस्सा है? बिल्कुल है। देखिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसमें आ जाता है। आपने बहुत अहम सवाल किया है, ये इसको भी सारे अहम हैं, लेकिन तो बिग 3 का अगर है तो भाई ठीक है, आप बिग 3 में, मैं उस वक्त सख्त खिलाफ क्यों था कि पाकिस्तान को एज अ तटबंधु टीम में इस्तेमाल किया जा रहा था कि जाके मिल जाएं आप उनके साथ, आपके मैचेज। और वो साहब जो थे जिन्होंने कहा था कि आपको क्या पता नहीं क्या, मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया था पाकिस्तानियत को। हाँ, पाकिस्तानियत को छोड़ें आप, और तुम क्रिकेट मैच की वजह से पाकिस्तानियत छुड़वा रहे हो। तुम्हारे ऊपर ऐसे किसी भी इंसान के ऊपर जो ये आदमी बात करता है। अच्छा, इंडिया में जो पाकिस्तान के वेन्यूज हैं, बेंगलोर और चेन्नई में जो मैचेस रखे गए हैं वर्ल्ड कप के, आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए सेफ है ये? देखिए, अगर सेफ्टी की बात होती है ना, जब सिक्योरिटी होती है तो अब पहले आपको याद है सिर्फ पाकिस्तान में लाहौर में मैच, या लाहौर में आमतौर पे करा दिया करते थे जल्दी से वहीं बंद करके, लेकिन बाद में अभी जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आई है वो कराची भी खेली, लाहौर भी खेली, पिंडी भी खेली, और आई थिंक फैसलाबाद भी या समथिंग 4-5 सेंटर्स पे खेली। इसी तरह वो भी अगर सिक्योरिटी देंगे तो सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब गवर्नमेंट तैयार हो जाती है सिक्योरिटी देना। मैं तो अपनी गवर्नमेंट के लिए ये फख्र से, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, अपनी पुलिस, अपने रेंजर्स और अपनी जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, क्या कमाल की वो सिक्योरिटी देता है, और कि आपको कुछ भी नहीं होता। ये मैंने खुद इनसे, मेरा इंटरेक्शन हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स से, दे सेड इट वाज वंडरफुल। हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई यहाँ पे, ना ग्राउंड पे, ना होटल में, ना रास्ते में। होम ग्राउंड पे खेलने का कॉन्फिडेंस और होता है जो यकीनन भारत के पास होगा। पाकिस्तान के लिए कितना टफ होगा, कितना प्रेशर होगा। एक तो मुल्क से बाहर जाके खेलना, ज़ाहिर है होम ग्राउंड में और बात होती है, ऊपर से इंडिया आप जा रहे हैं, कैसे मुल्क में जहाँ पे जब इन दोनों ममालिक के मैचेस होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं, पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई होती हैं, तो साइकोलॉजिकली कितना टफ होता है इंडिया जाकर खेलना? देखिए, टफ तो होता है। अच्छा, टफ तो होता है। जब हम लोग खेलते थे ना, तो हम लोग यही कहते थे कि पाकिस्तान में हमारे लिए ऐसा मैच खेलना ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज क्राउड का सारा प्रेशर होता है। वहाँ तो पता है क्राउड हमारे अगेंस्ट ही होगा, उससे तो और डिटर्मिनेशन हम में पैदा होती थी, यार अब तो इनको इनके ग्राउंड पे जाके हराएंगे। और उनका भी हो, देखिए आपस में, मैंने जो हम भी खेल रहे थे उसके बाद भी प्लेयर्स का आपस में इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरते, मैं जब ग्राउंड पे उतरता, मेरा सबके साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था इंडियन प्लेयर्स के साथ, सुनील गावस्कर, मोहिंदर, कपिल और ये सारे दूसरे जितने। लेकिन ग्राउंड पे जब उतरते थे पाकिस्तान, ये लेके उतरते कि जीतना है मैच, अनटी अनलेस वो हमें कमाल का खेल के खुदा न खास्ता वो लोग खेल जाएं और हम हार जाएं, तो ग्राउंड की जो स्पिरिट होती है वो हमें रखना पड़ेगी। और पाकिस्तानी, मैं आपको बता दूं शाजिया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान टीम इंडिया में बहुत पॉपुलर है, उसके प्लेयर्स और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, तो वहाँ पे सपोर्ट मिलती है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप दूसरे के सेंटर पे जा रहे हैं तो उनकी सपोर्ट ज़्यादा होगी। इसमें डिटर्मिनेशन अपना और बढ़ाएं आप, जो हम करते थे। यकीन कीजिए, हम अपना डिटर्मिनेशन डबल कर देते थे कि इनके ग्राउंड पे, इनकी जगह पे हम इनको मैच हराएंगे। और वो लोग भी जब यहाँ आते थे तो वो भी इसे डिटर्मिनेशन से आते थे। हमारे क्रिकेट बोर्ड में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं, आप देखिए अभी तक आपको पता ही नहीं है चेयरमैन कौन होगा। ज़का अशरफ साहब को वो कमेटी का तो चेयरमैन बना दिया है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कभी नजम सेठी का नाम आता है, कभी ज़का अशरफ का नाम आता है, फिर इनको सियासी जमातों के साथ जोड़ दिया जाता है कि नून लीग चाहती है नजम सेठी साहब बन जाए, पीपल्स पार्टी चाहती है ज़का अशरफ साहब बन जाए। तो ये कंट्रोवर्सीज कितना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और प्लेयर्स को तो नहीं होता, उनको तो भाई ठीक है, जो भी नया चेयरमैन आएगा, नई कमेटी आएगी, वो उनको पूरी फैसिलिटीज़ दे देगी, उनके तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पैसे भी वही मिलेंगे, उनको फैसिलिटीज़ भी वही मिलेगी। क्रिकेट बोर्ड क्या, और हमारा इमेज बहुत ख़राब जाता है बाहर। ये चीज़ मैं अल्लाह करे जल्द से जल्द ख़त्म हो, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट में ये चीज़ ख़त्म होगी कि भाई हमको ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए क्रिकेट के ऊपर। और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो पाकिस्तान में, इंडिया में भी ऐसी है कि फैमिली गेम है, माँ बाप बच्चे घर वाले सब मिल के देखते हैं घर में बैठ के। इसको बुजुर्ग भी फॉलो करते हैं, जवान भी फॉलो करते हैं, मेल भी करते हैं, फीमेल करते हैं, बच्चे सारे होते हैं, तो ये तो फैमिली गेम है। तो यहाँ आप इसको
प्रेशर बहुत है सारी बात के, लेकिन आई होप कि ज़का अशरफ जो अभी गए हैं, आई होप कि वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, बिकॉज वो बहुत ठहराव वाले आदमी हैं। लेकिन ये तो हमारी कमजोरी रही है ना कि हम एशिया कप के लिए इंडिया को मना नहीं सके पाकिस्तान आने के लिए। इसको आप अपनी कमजोरी कहेंगे, अपनी हार कहेंगे? क्या आप उनको कन्विंस नहीं कर सके कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हैं, हमारे कोई दहशतगर्दी नहीं है, बिल्कुल पीस है, अमन है? इसमें आप समझते हैं कि हमारी कमजोरी है? बिल्कुल है। देखिए वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ शाजिया, ये पास की प्रॉब्लम चल रही आ रही है। पास में अगर ये चीज़ सही हो जाती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती। उनको पता होता कि एशिया कप है पाकिस्तान में, हमें जाना है, हमें पता होता है वहाँ है एशिया कप या वर्ल्ड कप, हमें वहाँ जाना है। इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, सिक्योरिटी आपस में एक दूसरे को देंगे। ये एग्जैक्टली दो चीज़ें सिमिलर हुई हैं। ये जो हमारे क्रिकेटर्स जो गैम्बलिंग में थे, 7-8 लड़के जो वो भी धड़ल्ले से फिर रहे हैं, जब उस वक्त उन्होंने गैम्बलिंग की थी तो मैंने उस पर पकड़े गए थे, उनके खिलाफ वर्डिक्ट आ गया था कि पाकिस्तान टीम का, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उनको बना दिया। और मैंने उस वक्त कहा था एक दफ़ा डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले लें तो ज़िंदगी भर किसी क्रिकेटर की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि मैं खेलूँ। अगर मैंने ऐसी कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुँचाया तो मुझे लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाइफ टाइम बैन, साउथ अफ्रीका ने किया अपने कप्तान को, स्टार प्लेयर को, हांसी क्रॉनी को। इंडिया ने अपने 3 स्टार प्लेयर्स को, सुपर स्टार प्लेयर्स को बैन किया लाइफ टाइम के लिए जब उन्होंने देखा करप्शन, उनकी करप्शन खत्म हो गई। एक वो उससे और ये कैसे ऐसे मिलता है कि ये चीज़ अगर पहले करेक्ट कर ली जाती, मैं मिसाल दे रहा था आपको, प्लेयर्स की भी हिम्मत नहीं होती। उसके बाद देखिए कितने लड़कों ने कभी पाकिस्तान लीग में कहीं करप्शन कर रहा है, कहीं और कर रहा है, कितनी बात उसकी उठी वो खत्म हो जाती। इसी तरह ये वाला मामला पहले अगर सही हो जाता कि जी देखिए हम आएंगे, अगर आप हमें बुलाएंगे, मौजूदा टीम कितनी स्ट्रांग है, ख्याल रखिएगा, आप आइए हमारी तरफ। मोहसिन साहब, मौजूदा टीम कितनी स्ट्रांग है वर्ल्ड कप के लिए? टीम हमारी बहुत अच्छी है, टीम में कोई वो नहीं है। देखिए अगर आपको, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, तोबा नाउजुबिल्ला, शादी आपको याद होगा जब टीम को मैंने कोच किया था तो टीम बिल्कुल बिखरी हुई थी, टूटी हुई टीम थी, ना डिसिप्लिन था, ना परफॉर्मेंस हो रही थी। वो का तो मुझे जब एजाज भट्ट चेयरमैन थे उन्होंने कहा मोहसिन तुम्हें मैं ड्यूटी दे रहा हूँ लेकिन तुम कैसे करोगे, टीम तो बिल्कुल बिखरी हुई है, ना परफॉर्मेंस है और डिसिप्लिन की प्रॉब्लम। मैंने कहा सर मैं कोशिश करूँगा, की कोशिश बड़े अच्छी तरह से कोशिश की। मुझे पता है एक प्लेयर को किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल करना है, इसी के मैंने 10-12 साल पाकिस्तान के लिए खिदमत की है इंटरनेशनल लेवल पे, तो मुझे पता है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, किस तरह इज्जत मिलना चाहिए। मैंने इस तरह देखिए ज़बरदस्त ऐसे रिजल्ट्स आए कि अल्लाह के फजल से उससे पहले कभी आए नहीं थे। तो हमारी टीम ये भी बहुत अच्छी है। आपको खिलाना किस तरह है, देखिए क्रिकेट यहाँ से खेली जाती है, फिजिकल उसमें फिटनेस चाहिए होती है, लेकिन क्रिकेट है दिमाग का गेम और मेंटल टफनेस है तो पूरा बॉडी टफ है आपका। इस चीज़ को मैं देखते हुए मैं फील करता हूँ कि हमारी टीम अच्छी है। आप खिलाते किस स्ट्रैटेजी से हैं, किस प्लानिंग से, और खुदा के वास्ते सिफारशियों को मत लें टीम में। अगर कोई है तो उसको ऐसे गलत इमेज जाता है। एक उस लड़के के ऊपर मौजूदा टीम में भी कुछ सिफारिशी हैं, खासतौर पर अगर गरीब मौजूदा टीम में कुछ सिफारिशी हैं जी, मौजूदा टीम में भी कुछ खिलाड़ी सिफारिशी, पता नहीं, मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ कहते हैं कि हाँ जी कभी इसको डाल देते हैं, कभी उसको डाल देते हैं, वो बाहर से किसी ने कह दिया उसको। देखिए ये पाकिस्तान की टीम है शादिया, ये आपके और मेरे घर की टीम नहीं है। अब मैं जब चीफ सेलेक्टर था, यकीन कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह एक्स चेयरमैनों ने कहा था कि बेस्ट सिलेक्शन हम देख रहे हैं इस वक्त कि हर लड़का मेरिट पे आ रहा है, और मेरिट, और मैंने अपनी सिलेक्शन कमेटी को कहा था हमने जगह नहीं देखनी है, हमने प्लेयर देखना है। हमने कराची, लाहौर, पिंडी नहीं करना, हमने स्वाबी से हम 2 लड़के लेके आए थे जो स्टार बने बाद में। तो कहने का मतलब ये कि नेक नियति मैं फील करता हूँ। एक बात जरूर कह दूँ शाजिया, नियत आपको साफ रख के काम करना है, ये आपके मुल्क की इज्जत का सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब, क्रिकेटर हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।